कहानी की शुरुआत ईयर 1992 से हो रही है, जहाँ पे हमें जॉन दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के एक ऐसे कंपनी में काम करता है जहाँ पे जॉन को टाइम ट्रैवल के जरिए अतीत में भेजकर कुछ हादसे रोके जाने होते हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क की ये कंपनी जॉन को टाइम ट्रैवल करके 1975 में भेजती है ताकि वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। जॉन को वो बॉम्ब ब्लास्ट रोकना है। जॉन टाइम ट्रैवल के जरिए 1975 में पहुंचता है 1992 से। अब वहां जाकर वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे एक आदमी आकर जॉन को गोली चलाने की कोशिश करता है जॉन के ऊपर। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और जॉन किसी तरीके से बॉम्ब को अपने हाथ में लेकर डिफ्यूज कर ही रहा होता है, लेकिन तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और जॉन का पूरा चेहरा जल जाता है। लेकिन जो आदमी गोली चलाया उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। तभी एक और आदमी आता है, उसका भी चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो जॉन को एक टाइम ट्रैवल की मशीन देता है और कहता है कि इससे तुम वापस अपने ईयर में चले जाओ। तो जॉन ट्रैवल करके 1992 में वापस आ जाता है। जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो उसके चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी हो चुका रहता है। अब जॉन की प्लास्टिक सर्जरी के बाद जॉन को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब जॉन की पट्टियां हटाई जाती हैं तो जॉन खुद को शीशे में देखकर समझ जाता है कि अब उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। अब जॉन को अगला मिशन मिलता है जहां उसको 1992 से 1970 में जाना है, फिर कोई हादसा उसे रोकना है। वहां 1970 में जाकर जॉन एक बारटेंडर का काम पकड़ लेता है। एक दिन उसी के बार में एक यंग लड़का आता है जो 1992 वाला एक्चुअल जॉन है। वो उस लड़के को देखकर समझ जाता है कि ये उसी का यंग वाला रूप है। जब जॉन यंग हुआ करता था तो यही था, लेकिन जो 1970 का जो यंग लड़का है वो 1992 के जॉन को देखकर नहीं पहचान पाता, क्योंकि एक तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई रहती है और वो अपने फ्यूचर के रूप को देखकर पहचान भी नहीं पाएगा। दोनों की बातें शुरू होती हैं। बातों ही बातों में जो यंग वाला जॉन था वो उस बारटेंडर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। उसके साथ उसकी वाइफ्स मैच कर जाती हैं। अब यंग वाला जॉन बताता है उस बार टेंडर को कि मैं कभी लड़का नहीं था, मैं लड़की थी। मेरा जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था और मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी। मेरे अंदर लड़का और लड़की दोनों की ताकत थी, इसीलिए शायद मुझे कभी किसी ने गोद नहीं लिया। मैं इंतज़ार करता रहा और उसके बाद जब स्कूल की तरफ से एक स्पेस प्रोग्राम हुआ, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरा चेकअप कराया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर लड़का और लड़की दोनों के ही हार्मोन्स है, तो मुझे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और मुझे उस प्रोग्राम से निकाल दिया। मैं अकेली पड़ गई थी। फ्यूचर में जाकर मुझे एक लड़के से प्यार हुआ। उस लड़के ने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। एक दिन अचानक वो लड़का मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ऐसा डॉक्टर ने बताया, और मैंने एक हेल्दी बेबी गर्ल को पैदा भी किया। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला कि ऑपरेशन के दौरान मेरे अंदर से फीमेल ऑर्गन्स और फीमेल हार्मोन्स हटाने पड़े ताकि मेरी बेबी हेल्दी बाहर आ सके। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि धीरे धीरे मैं एक मेल में कन्वर्ट हो जाऊंगा। जब मैं अपनी बेबी गर्ल को देखने के लिए गया तो वो वहाँ से चोरी हो चुकी थी। मैं पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन वक्त बीतते बीतते जब मैं पूरी तरीके से एक लड़के में कन्वर्ट हो गया और मैंने अपना नाम जेन से जॉन रख लिया। उसके बाद वो यंग वाला जो जॉन था वो ये भी बताता है कि शायद तुम्हें मेरी कहानी अजीब लगे और बिलीव ना हो। अब वो जो बारटेंडर था वो कहता है मुझे तुम्हारी कहानी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो बारटेंडर था वो जानता था कि ये उसी की स्टोरी है जो वो सुन रहा है। अब जो 1992 वाला जॉन था उसको उसकी स्टोरी पे बिलीव था, लेकिन अब वो अपने यंग वर्जन को बोलता है कि क्या तुम जानना चाहोगे कि जिससे तुमने प्यार किया था जब तुम लड़की थे वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई, तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ टाइम मशीन के द्वारा। वो यंग वाला जॉन मान जाता है। इसीलिए दोनों मिलकर अब 1963 में जाते हैं। 1963 में जैसे ही यंग वाला जॉन जेन से मिलता है, जॉन को जेन से प्यार हो जाता है। तभी जेन को समझ में नहीं आता है कि जिससे वो मिल रही है वो उसी का फ्यूचर वर्जन है, लेकिन जॉन को समझ में आ जाता है कि जेन से उसे ही प्यार हुआ था और फ्यूचर में वही जेन को छोड़कर चला गया। जॉन जो है वो जेन के प्यार में बिल्कुल पागल था। ये सब कुछ दूर खड़ा हुआ 1992 का एक्चुअल वाला जॉन देख रहा था। तभी उसके दिमाग में कोई बात आती है और वो टाइम मशीन की तरफ देखता है और कहता है कि अभी उसके पास थोड़ा वक्त है जब वो जॉन और जेन को एक साथ रख सकते हैं। अब वो टाइम ट्रैवल के द्वारा दोबारा से 1975 में जाता है उस बॉम्ब डिफ्यूज को दोबारा करने कि शायद इस बार वो सक्सेस हो जाए। वो उसी जगह पे पहुंचता है जहां पे बॉम्ब प्लांट किया हुआ होता है।
अब स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही है। अब जब 1992 का एक्चुअल जॉन वहाँ आता है तो वो देखता है कि कोई एक आदमी जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, वो बॉम्ब को ऑलरेडी प्लांट करने में लगा हुआ है। अब 1992 वाला जॉन सोचता है कि अगर मैं अभी इसे मार दूं तो ये बॉम्ब को प्लांट ही नहीं कर पाएगा। जो बॉम्ब प्लांट करता है उसका नाम फीजल बॉम्बर होता है। वो उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन फीजल बॉम्बर और 1992 वाले जॉन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों के बीच में लड़ाई होते होते जॉन बेहोश हो जाता है। जब जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी का चेहरा उसके सामने जल रहा है। जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपना टाइम मशीन उस जलते हुए आदमी के हाथ में रख देता है और कहता है कि तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ, तुम सही हो जाओगे। अब वो जो आदमी जिसका चेहरा जल रहा था वो वापस 1992 सेट करता है, क्योंकि ये लोग तो 1975 में है। 1992 में सेट करके वो जलता हुआ चेहरे वाला आदमी 1992 में चला जाता है। अब 1975 में जो जॉन बैठा हुआ है जिसने उसको टाइम मशीन दिया, वो ये सोचता है कि इसका मतलब मैंने मेरे ही वर्जन को अब टाइम मशीन दिया ताकि वो अपना चेहरा जाकर प्लास्टिक सर्जरी करा सके। इसका मतलब जिसने भी मुझे वो टाइम मशीन दिया था वो मैं खुद ही था, मैंने खुद ही को टाइम मशीन देकर उसकी जान बचाई। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन के पास टाइम ट्रैवल मशीन फिर से है और अब जॉन थोड़ा सा फ्यूचर में जाता है, क्योंकि उसने जेन और जॉन को बातें करने का मौका दिया था, मिलने का मौका दिया था। अब तब तक जेन ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे दिया था। जॉन उस बच्ची को हॉस्पिटल से चुराता है और उसको उसी अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। जब जॉन जेन था, छोटी सी बच्ची था, जहाँ पे वो पला बड़ा था, वो उस बच्ची को भी वहीं छोड़ के आ जाता है। इसीलिए जेन जब हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को ढूंढती है तो वो उसे नहीं ढूंढ पाती। इसका मतलब जेन का जो फ्यूचर वर्जन था जॉन, उसी ने उस बच्ची को चुराया था। अब जॉन वापस 1963 में जाता है, जहां जॉन और जेन आपस में दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। वो जॉन से मिलता है, मतलब यंगर वर्जन ऑफ जॉन से मिलता है और कहता है वापस चलो, लेकिन जॉन मना कर देता है। कहता है कि जेन बहुत अकेली है, मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तब उसको जो 1992 वाला वर्जन वाला जॉन था, वो यंग जॉन को बोलता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए, तुम अपने ही रूप से मिल रहे हो, जेन फ्यूचर में जाकर तुम ही बनने वाले हो, इसीलिए तुमको जेन को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और तुम शायद मुझे भी नहीं पहचान पाए हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर का वर्जन हूँ, इसीलिए तुमको मेरे साथ वापस जाना ही पड़ेगा, हम टाइम में रुक नहीं सकते हैं। इसीलिए जॉन मान जाता है और वो 1992 वाले जॉन के साथ चला जाता है। यही वो वक्त होता है जब जेन को उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चला जाता है और जेन अकेली रह जाती है और उसे बाद में पता चलता है कि वो जॉन के थ्रू ही प्रेग्नेंट हुई है। यंग वाला जो जॉन था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि वो अपने ही रूप से प्यार कर बैठा और वो फ्यूचर वाला रूप वो है जिसको वो पहचानता तक नहीं है, उसकी शक्ल पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब दोनों जॉन मिलकर 1985 में जाते हैं। 1985 वो वक्त होता है जब जॉन ने न्यूयॉर्क की वो कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ वो लोग टाइम ट्रैवल करके सिचुएशंस इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और तब जो यंग वाला जॉन था उसको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है एज उनका जो एक एम्प्लॉय था। ये 1992 वाला जॉन ही करता है, वो अपना यंगर वर्जन वहाँ पे दे देता है कि अब इससे तुम लोग काम कराओ ताकि तुम लोग भविष्य के जो घटनाएं हैं या पास्ट की जो घटनाएं हैं उसे रोक सको। और 1992 वाला जॉन सोचता है कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। अब 1970 वाला जो जॉन है, जो यंग वर्जन है, उसकी ट्रेनिंग एजेंट बनने के लिए शुरू हो जाती है और 1992 वाला जॉन सोचता है कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। तो वो जाकर सबसे पहले उसकी जो पर्सनल टाइम मशीन थी उसे वो डिमोलिश करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो मशीन डिमोलिश नहीं होता है। फिर जॉन सारे कागज़ निकालता है उसके और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन उस टाइम मशीन का जो ओनर होता है, उस कंपनी का जो ओनर होता है, वो जॉन के लिए एक नोट छोड़ता है। वो नोट पढ़कर 1992 वाले जॉन को लगता है कि जैसे ओनर को पता था कि एक दिन जॉन उस टाइम मशीन को ख़राब करने की कोशिश करेगा और वो ख़राब नहीं होगी। जब वो नोट्स को ध्यान से पढ़ता है, कोडिंग्स मिलाता है, तो जॉन को ये समझ में आ जाता है कि ओनर ने ये मैसेज छोड़ा है कि इस ऐसे करके इस डायरेक्शन में जाओ तो तुम्हें वो आदमी मिल जाएगा जिसने बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश की थी और तुम उस आदमी को ही ख़त्म कर सकते हो। 1975 में जॉन वापस उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करता है और उसी
जगह पे पहुंचता है, उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश की थी। अब 1992 वाला जॉन जब 1975 वाले जॉन को देखता है तो बिल्कुल ही चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं 1992 वाले जॉन का ही फ्यूचर वर्जन होता है, बुढ़ा वाला वर्जन होता है। अब जॉन ये सोचता है कि मैं तो खुद इस बॉम्ब प्लांट को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ही ये बॉम्ब प्लांट किया था, इसका मतलब जिसने मेरे पे गोली चलाई थी बॉम्ब प्लांट के बाद वो मैं ही था, और जिसने मुझे टाइम मशीन देकर वापस 1992 में भेजा था वो भी मैं ही था। इसका मतलब हर जगह सिर्फ जॉन ही है। वो बुढ़ा वाला जो जॉन होता है उसका दिमाग खराब हो चुका रहता है। शायद इसके पीछे हम लोगों को यही बताया जाता है कि बार बार टाइम ट्रैवल करने के कारण जॉन का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, इसीलिए वो लोगों को मारने के बारे में सोच रहा है। अब वो जो बूढ़ा वाला जॉन होता है वो यंग वाले जॉन को बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं जैसा हूं तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा, तुम मुझे ना खत्म कर सकते हो ना ही तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये तुम्हारा ही वर्जन है जो लोगों को मार रहा है। जॉन इतना पैनिक हो जाता है 1992 वाला कि वो अपने बुढ़ापे वाले वर्जन पे गोली चला देता है और वो बूढ़ा वाला जॉन वहीं पे मर जाता है। अब बूढ़ा वाला जॉन मर चुका है एक्चुअली में। इसका मतलब जो आखिरी में हमें सारांश समझाया जाता है कि इस कहानी में जितने भी किरदार थे वो सब के सब जॉन का ही रूप थे। 1992 वाला जो जॉन था वो बूढ़ा होके जब बूढ़ा हो जाता है तो खुद ही अपने आप को मार देता है। ये बूढ़ा वाला जॉन ही बॉम्ब प्लांट करता है और 1992 में जॉन आकर खुद ही की मदद करता है। जो जेन थी वो भी फ्यूचर में जाकर जॉन ही बनी, और जेन ने जिस बच्ची को जन्म दिया वो उसी अनाथ आश्रम में पली बड़ी जहाँ पे जेन थी। इसका मतलब वो शायद अपने ही रूप को वहाँ पे अनाथ आश्रम में देकर आई थी। ये एक ऐसा टाइम लूप था जहाँ जॉन पूरी तरीके से फंस चुका था और शायद इसीलिए आखिरी में उसका दिमाग भी खराब हो गया था और ये मूवी ऐसी खत्म हो जाती है। थैंक यू।